दिख रहा है? Recording in progress. ये है सरदार रिपोर्ट बुक अंडरग्राउंड माइंस के लिए है ये। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस के लिए यहाँ देखिए मेंशन भी किया गया है कि ये जो है वो अंडर रेगुलेशन 129 की जो सरदार जांच करता है उसके बारे में है। ठीक है, डेली रिपोर्ट बुक वगैरह तो देख सकते हैं, इसमें कई सारी चीजें आपको लिखना होगा, खदान का नाम, खदान के ओनर का नाम। जैसे कि अभी एससीसीएल में है तो एससीसीएल में लिख लीजिए, एससीसीएल में खदान का नाम लिख दीजिए जो भी है, डेट, किसे चार्ज लिए हैं, कहाँ चार्ज लिए हैं, कब लिए हैं, वो सारा। नहीं सॉरी, ये ओपन कास्ट वर्किंग का है, ओपन अंडरग्राउंड का कास्ट नहीं। का। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अंडरग्राउंड का नहीं है, ओपन कास्ट का है, यहाँ से आता है अंडरग्राउंड। ठीक है, ये अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए ये अंडरग्राउंड वर्किंग्स के कारण है, 129 रेगुलेशन भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है देख सकते हैं यहाँ पे, खदान का नाम लिखना है। पहले अंडरग्राउंड का जान लीजिए, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का जो भी है वो सर डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम रखते हैं जैसे जनरली? हर अपना अपना, किसी में रखेगा M1, किसी में N2, किसी में M3 या C3 P3, कुछ भी लिख दिए। और सर जो ये सीम होता है जैसे 1C, थर्ड सीम, हाँ 4A, 5B2, ये सीम होता है क्या सर? हाँ, लिख दिया, मान के चलिए 6 सिम। ज्यादातर सवाल जो है ना अंडरग्राउंड वाला ही रिपोर्ट पे आता है, तो हम अंडरग्राउंड पे फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि सरदार, देखिए क्या बोला गया है कि शुरुआत का 2 घंटा में जांच करेगा और 4-4 घंटे में जांच करता रहेगा। लेकिन इस रिपोर्ट बुक से ये पता चला कि सरदार कम से कम 3 बार जांच कर रहा है, तब तो उसको 3 बार इसको लिखने का यहाँ पे लिखना पड़ रहा है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम एंड टू लिखा हुआ है कि नहीं। पहला जांच लिख देगा कि पहला जांच 9 बजे जांच किए हैं, ठीक है, 9 सर 2 कुछ भी लिख दे। दूसरा जांच लिखे हैं 9 4 13, कितना मतलब 12 बजे कर दिए, 1 बजे कर दिए, है कि नहीं। तीसरा जांच कर दिया 3 बजे कर दिए। तो इस तरह से चीज जो है वो, उसके चार्ज में कितने लोग हैं वो लिखना पड़ेगा। आपको क्या बोल रहे थे, इवेंट कितना, कितना मैन पावर उसके चार्ज में रह सकता है, इसके बारे में तो बताया गया है कि जैसे कि आपको बोला गया है, वो सर्कुलर वाला वीडियो देखे थे, वो जो हमको वीडियो बताए थे कि वो सरदार ओवरमैन के लिए वो जो था, वो देखे वीडियो? नहीं देखे है ना, उसमें कुछ बताया, पर हमको नहीं लगता कि मैन पावर से रिलेटेड है। वो फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग प्लेस से रिलेटेड है। और पहले था एक नियम जिसमें 30 से कम रहेगा तो शॉर्ट फायरिंग सरदार वगैरह, वो चुका है नहीं। तो मेनली वो वर्क पर्सन यहाँ चार्ज में इतना कहीं मेंशन कोई स्पेसिफाई, उसमें लिखा है, वीडियो में देखे थे। मेट से मतलब नहीं है, मेट मेट से मतलब है ही नहीं। नहीं, जब तक नहीं है तब तक माना नहीं है ना, अब लगने तो आप रख ही सकते हैं। पर जब तक क्या है कि बोले कि कोई चीज से पढ़ाई लिखाई वाला चीज है ना, आप ऐसे बोल दीजिएगा आप थोड़ी चलेगा। आपको स्पष्ट वहां पे नियम बताना होगा, नहीं तो फिर जनरली क्या होता है, 30 आदमी 40 आदमी तो हम बता सकते हैं कि जो ही रहता है 30-40 आदमी को हैंडल करेगा सरदार, किसको किसको हैंडल करेगा जी। वही अपना शॉर्ट फायर, जो अपना शॉर्ट फायर उसके अंदर में आ जाएगा, उसके अंदर में अपना जो भी ड्रेसर वगैरह हो गया सपोर्ट वाला, तो कुल मिला के 40-50 आदमी जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा थोड़ी ना आएगा। लेकिन ऐसा कहीं है नहीं कि इतना रहना चाहिए। देखिए क्या क्या जांच कर रहा है, वेंटिलेशन देख रहे हैं ना, वेंटिलेशन, रूफ स्टाटा, गोफेज, फेंसिंग, सैनिटेशन, तो ये सब भी याद कर लीजिए कि क्या क्या जांच कर रहा है। वेंटिलेशन, रूफ साइड, गो फेजेस, फेंसिंग वगैरह, सफाई वगैरह, ये भी जांच कर रहा है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देना रहता है लोगों को, ठीक है। अगर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देना रहता है ना, काम शुरू होने से पहले कोई सुरक्षा का निर्देश देना है, तो ये भी लिखना पड़ता है कि कितना आदमी को दिया गया है। ऑल लिखा है, अगर सभी को दिया तो लिख दीजिए ऑल मैन पावर, ऑल पर्सन अंडर माई चार्ज, ऐसा करके लिखना होता है। किसी ऐसा पर्सन जिसको दूसरा अपने कार्यस्थल को छोड़कर पाया गया, ऐसा कोई है जिसको खदान से बाहर भेज दिए हैं, वो भी लिखना पड़ेगा। कोई अनुभवीहीन व्यक्ति है तो उसका बारे में लिखना है, किसके सुपरविजन वो काम पे लगाया गया था वो लिखना है। सेफ्टी मटेरियल्स वगैरह क्या स्थिति है, टिम्बर कितना है, बंटन वगैरह है, बंटन जहाँ पे 3 मीटर ज्यादा ऊंचा मेरा हाइट है वर्किंग प्लेस का, वहाँ है कि नहीं है, सब लिखना है। सीओ की जांच वगैरह जो कर रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड, उसके लिए कौन सा यंत्र है, ठीक है, वो सब चीज लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखना है कि आ, कम से कम 2 रास्ता होता है ना, ट्रैवलिंग रास्ता, 2 इनटेक रास्ता होता है, 2 ट्रैवलिंग रास्ता होता है, एक रिटर्न रास्ता होता है।
जनरली एक रास्ता जो है यूज नहीं होता ट्रैवलिंग करने के लिए, एक यूज होता है ज्यादातर और एक छोड़ देते हैं, क्योंकि वर्कर उसको लगता है वो ज्यादा दूर पड़ता है, तो उधर से नहीं जाता है जल्दी। दूसरा वाला रास्ता इधर से जो भी हो, अगेन एक ट्रैवलिंग रास्ता ही है, लेकिन उधर से आदमी लोग ज्यादा नहीं गुजरता है, तो उसकी भी जांच करना है हर 7 दिन में, तो ये इसके बारे में नियम है। और सपोर्ट निकालना कितना गया है शिफ्ट में, वो सब भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सपोर्ट के बारे में देखिए क्या क्या, कौन जगह पे कितना कॉग निकालें, कितना स्लीपर निकालें, कितना प्रॉप निकालने हैं, दूसरा कौन सा सपोर्ट निकाले हैं, सपोर्ट निकालने का जो मीन्स है, यंत्र है, कौन सा चीज जिससे आप सपोर्ट निकालने हैं, कोई ऐसा जगह जहाँ पे आपको खतरा मिला है, ठीक है, कोई आपको खतरा बताया, वो सारा चीज लिखना है। ठीक है, कोई ऐसा खतरनाक कार्य जो आपके पर्सनल सुपरविजन में किया गया, मान के चलिए रूफ फॉल का जो क्लियर का काम करना हो किया गया, तो लिख देंगे रूफ फॉल क्लियर काम किया गया यहाँ पे, लोकेशन वो सब लिखना रहता है। हम्म। उसके बाद देखिए क्या लिखना रहता है कि एंट्रेंस टू प्लेसेस नॉट इन एक्टिव यूज फेंस्ड ऑफ बाय मी ड्यूरिंग शिफ्ट। तो ऐसा ऐसा स्थल खदान मतलब जहाँ उसके चार्ज में जो कि यूज में नहीं है, ठीक है, जो कि एक्टिव यूज में नहीं है, उसको फेंस किए कि नहीं किए अपने शिफ्ट में, वो सब लिखना रहता है। ज्वलनशील गैस आप जांच किए हैं तो कहाँ कहाँ आपको ज्वलनशील गैस मिला है, कितना परसेंट मिला, वो सब के बारे में लिखना रहता है। अगर आपको सामान्य से ज्यादा पानी का सीपेज, पानी का रिसाव पाया जाता है आपके द्वारा, एबनॉर्मल वाटर सीपेज दिखता है, तो उसके बारे में क्या आपने एक्शन लिया है उसके बारे में लिखा जाता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है शिफ्ट में, तो एक्सीडेंट का कारण वगैरह क्या था, फर्स्ट एड दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर आप जब आपका शिफ्ट खत्म हो जाएगा तो चार्ज जो है किसको दे रहे हैं, तो सक्सेसर को बोलते हैं, जो भी अगला पल्ली का सरदार है, उसको कौन सा आदमी है जिसको चार्ज दिए, वो सब लिखना रहता है। उसके बाद अगर आपको डिटेल में कोई रिपोर्ट लिखना है, मान के चलो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट पूरा लिखना रहेगा। ठीक है, तो सब चीज़ वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ये हो गया अपना। हाँ हाँ, लिख सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे जगह नहीं तो उसी के लिए, बाकी सब चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा चीज़ भी लिखना है ना जो सेफ्टी से रिलेटेड है, तो उसको लिख दीजिए, है कि नहीं है। मान के चलिए देखिए, देख रहे हैं वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि कोई सपोर्ट का जो कोई कन्वेयर है, कन्वेयर का जो बेल्ट है वो किसी सपोर्ट से घिस रहा था, तो उसको कैसे लिख दीजिएगा, तो वहां पे लिख दीजिए डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट में, तो हाँ ये रास्ता में इतना लेवल इतना डीप में जो है अपना कन्वेयर का जो बेल्ट है वो सपोर्ट से घिस रहा था, तो उसको ठीक कर लेना है, अगला पल्ली को बता दीजिएगा, तो इस तरह से हो रहता है। समझ में आया? ठीक है, ये है ओपन कास्ट पर, देख लीजिए अब। ठीक है, ओपन कास्ट में भी देखिए, ओपन कास्ट में भी रहता है, देखिए किसे चार्ज लिए गया है, कहाँ कब कितना, रिसेस इंटरवल क्या था, इसमें भी 3 बार जांच करना रहता है, कितना लोग आपके जांच मतलब चार्ज में रहेंगे, आपका जो कौन कौन सा वर्किंग प्लेस आपके चार्ज में है, सबका ऊंचाई, बेंच का चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, मैनुअल है, मैकेनाइज है, सब लिखना रहता है, कौन बेंच। हाँ, जहाँ का उसका है वो जिसका चार्ज है वही ना दीजिएगा जी, जो नेम ऑफ द वर्किंग प्लेस अंडर माई चार्ज, तो आपको चार्ज में है ही नहीं, तब क्यों दीजिएगा उसको। आप चार्ज में उसको दे रहे हैं, इसका मतलब आप गए हैं, आप गए हैं तब तो बोल रहे हैं ना, बिना देखे बोल रहे हैं, इसका मतलब आप क्यों गलत। पैरापीट वॉल बनाने का आपको काम दे दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट में लिख दीजिए, वहां इसमें जो भी आपका जगह का होगा, वो जो भी आपके चार्ज में जगह होगा तो इसका ही लिखना है। अब मान के चलिए पैरापीट वॉल बना रहे हैं, किसी बेंच पे ही बना रहे होंगे ना, वो बेंच का हाइट तो होगा, विड्थ तो होगा, तो वो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो भी जगह, ऐसा नहीं कि आपको पैरापीट का वही चार्ज हो गया, तो आपको वो जगह का चार्ज दिया है ना कि हाँ ये बेंच का चार्ज दे दिया आपको, तो बेंच का नाम लिखना पड़ेगा, उसका height, वो सब चीज जो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कोई बेंच के किनारे के 3 मीटर के अंदर कोई मलबा पेड़ पौधा वगैरह तो नहीं है, ये सब भी देखना है। ठीक है, फुटपाथ इधर से आदमी लोग जाता है गुजरता है, लोड लेके चलता है, उसके भी जांच करना होगा। जो भी फेंसिंग लगा है ओपन कास्ट के क्वारी के ऊपर, डिसयूज पार्ट में, बंद वाला क्वारी में, उसको भी देखना है। फुटपाथ के अलॉन्ग जो है या बेंच के अलॉन्ग जो फेंसिंग लगा है उसको भी देखना है। देखना है कि पीपी वगैरह सब पहन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके चार्ज में, से हेलमेट बूट वगैरह पहन के आ रहे कि नहीं है, सेफ्टी बेल्ट पहन के आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। एचईएम का कंडीशन देखना है डंपर एक्सकवेटर का कि सही हालत में है कि नहीं है। बेंच का ड्रेसिंग जो साइड्स है वो ड्रेस्ड है कि नहीं है।
बेंच का स्थिरता में कोई खतरा तो नहीं है, ये सारा चीज जो आपको लिखा हुआ है वही चीज आपको जांच करना है। हॉल लोड का मेंटेनेंस कराना है, ओवरबर्डन डम में कोई खतरा तो नहीं है, स्टेबिलिटी में वो भी देखना है। लाइटिंग का व्यवस्था देखना है अपने अपने चार्ज वाले क्षेत्र में कि उचित लाइटिंग है कि नहीं है। डस्ट कंट्रोल जो है ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वर्किंग प्लेस हॉल रोड में, सभी देखना है। फर्स्ट एड, अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड के बारे में चीज है। रेस शेल्टर, पानी पीने का। रेस शेल्टर, रेस शेल्टर का रहता है ना, ओपन कास्ट में रेस शेल्टर रहता है ना, पढ़े ना, 25 से ज्यादा हो, देखे होंगे ना, 25 से ज्यादा। सर वो वैकेंसी सही है क्या सर, एनसीएल वाला? कौन वाला? जस्ट अभी एनसीएल के वैकेंसी आया है 374 सरकार का। हाँ सर, ये ग्रुप थोड़ा में बढ़ाया डाला हूँ सर, है ना, ये अभी ग्रुप में आया है सर, वही कभी। मैं नहीं डाला हूँ सर। साइट में सही लग देखे? रहा है ये। अच्छा, हाँ इसके बारे सही में है, लास्ट में बात साइट पे करें। आया है सरकार के एनसीएल साइट पे। ये सही वैकेंसी है सर, अभी मेरे दोस्त ने फोन किया एनसीएल में था, वो तो उसी ने मैंने बताया चेक कि किया था वो। तैयारी ऐसे। की है बहुत सर बढ़िया से, और जो नो आपको दिए हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली जो आपको बताया, नॉन ये अपना क्या बोलते हैं उसको, नॉन टेक्निकल चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन टेक्निकल उसमें 10 20 30 नंबर, तो एकदम अच्छे से उसको नॉन टेक्निकल पे भी फोकस कीजिए। इस बार बहुत वैकेंसी दिया है सर। अभी अभी और आएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी बढ़िया से पढ़िए इस बार और निकाल लीजिए। आशीर्वाद बनाए रखो सर, इस बार लेना है सिलेक्शन। हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, बच्चे से खाली पढ़ाई कीजिए। सर इसमें, यस सर सर। अभी सर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आया नहीं है सर, 5 महीने इसके बारे हो में गया, बाद में बात तो करते फिर हैं, जो वो क्लास आज। पता है जो चीज है वो हो नहीं पाएगा। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ये क्या है, पढ़ाई ये चीज पढ़ाई में ही रखते हैं, सर बाकी चीज नॉन टेक्निकल का कुछ डाले हैं क्या आप? वो देख लीजिए, ग्रुप में हम डाल दिए थे एक बार कुछ, ठीक है, अभी फिलहाल अभी फोकस कीजिए इसमें। ठीक। ठीक है, तो ये सब ठीक चीज है। जो है देखना है कि कहीं आपको डेफिशिएंसी मिला है, कि कमी है का, रेमेडियल मेजर वगैरह, फर्स्ट एड किट, फर्स्ट स्टेशन, रे शेल्टर वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर सब लिखना है। कोई खतरनाक जगह आपने देखा है क्या, मतलब को पाया गया है क्या, या फिर आपने उसके लिए क्या एक्शन लिया है उसको ठीक करने के लिए, कोई एक्सीडेंट हुआ है, फर्स्ट एड दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे एक्सीडेंट ऑफेंस किए कि नहीं किए, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में, तो ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलना चाहिए, या क्या बोल रहे हैं, इन शिफ्ट के बारे में बोला गया ना कि डिफिशियंसी ऑब्जर्व इफ एनी गिव डिटेल्स ऑफ रिमेंडर एक्शन टेकन इन द शिफ्ट लेटर ऑन, PQR। तो वही जो है आपका जो शिफ्ट में, जैसे कि कितना आदमी चार्ज में होगा, होगा ना पर्टिकुलर आदमी चार्ज में, तो आपको पता ही है कि पर पर आप क्या बोलते हैं कि पर आदमी पे 2 लीटर होना चाहिए। हाँ, पिलाना जिम्मा नहीं है, तो एजेंट और मैनेजर का है, आपको बस देखना है डिफिशियंसी है क्या, बस रिपोर्ट करना है कि हाँ यहाँ का पीने का पानी नहीं है, क्योंकि धूप गला रहता है। शेल्टर फेस में ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भी 25 से ज्यादा आदमी लोग काम करते हैं एक जगह, वहां पे रखना है, ठीक है, ये जरूरी है। और ऐसा जगह भी नहीं रख देंगे जहाँ ब्लास्टिंग और शेल्टर ही उड़ जा रहा है, ऐसा वैसा जगह नहीं ना रखेंगे। डंप वगैरह पे अब देखिए, वैसा जगह जो होगा वो पहला बात तो खतरनाक, ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं रख सकते, पर ऐसा जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे उसको खतरा हो सकता है, चाहे स्टेबिलिटी का, चाहे मतलब कुछ भी तरह से कोई खतरा, स्टेबिलिटी का ही बोलिए या फिर धंसने का जो भी है ब्लास्टिंग से, ये सब चीज जो है उसे दूर ही रखना है हमें, ये हमेशा ध्यान ध्यान रखना है। ठीक है, क्या आते हैं अपने से ये Recording stopped. ओपन कास्ट वर्किंग्स, ओपन कास्ट वर्किंग में जो सरदार होगा, ठीक है, बाकी को काम तो बता ही रहे हैं, बाकी काम बताए ना, स्टेबिलिटी ऑफ बेंच, ओबी डम, है कि नहीं है, बेंच का ड्रेसिंग वगैरह, डस्ट डस्ट का मेजर जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वो देख ही रहा है, प्लस वो स्पेशल अटेंशन देगा ओवरहैंग्स पे, ठीक है, कोई ओवरहैंग्स पे, कोई अंडरकट्स पे। अंडरकट और ओवरहैंग समझते हैं ना, ओवरहैंग का मतलब तो समझ जाते हैं, अंडरकट मुझे समझते हैं, ओवरहैंग का मतलब तो समझ में आ रहा है कि जो झूला रहता है उसको बोलते हैं, अंडरकट मतलब समझते हैं, सर अंडरग्राउंड वाला अंडर कट समझते हैं। उसी तरह समझ लीजिए ओपन कास्ट का कोई बेंच है, नीचे से कोई काट दिया इस तरह से, तो क्या हो गया, ये अंडरकट हुआ ना, ये वाला ये पोर्शन अंडरकट हो गया ये। सर ये भी फ्री फेस के लिए होता होगा ना? नहीं 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 नहीं, फ्री पेजेस में काय देंगे, इसमें फ्री ये गिर जाएगा, किसी कारणवश से हो जाता है, ब्लास्टिंग सही नहीं हुआ, अंडरकट आ गया। एक होता है ओवरकट, ओवरकट में कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ऐसे, तो ये हो गया ओवरकट, समझ में आ रहा है ना।
तो ये हो गया बेंच का ओवरहैंग, अंडरकट, प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन, मतलब जो कमजोर पत्थर वगैरह है, मटेरियल है, ट्रीज है, 3 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा क्या क्या ध्यान देगा सरदार ध्यान देगा, विशेष ध्यान देगा कि कहीं अपना जो चार्ज में वाला जो बेंच है उसमें ओवरहैंग तो नहीं है, अंडरकट तो नहीं है। साथ ही साथ बेंच का जो किनारा है उसके 3 मीटर के दायरे में कोई पदार्थ, कोई लूज मलबा या कोई पेड़ तो नहीं है। ये स्पेशल ध्यान देगा, आपको दिखाए भी थे रिपोर्ट में, लिखना भी था। फुटपाथ जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं या फिर लोड लेकर चलते हैं उस पर भी वो जांच करेगा। फेंसिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्वेरी, ओपन कास्ट का जो टॉप होगा उसके ऊपर जो फेंसिंग लगा होता है उसका भी जांच करेगा। कोई डिस्यूज्ड पार्ट है ओपन कास्ट का या जो अबेंडन पार्ट है ओपन कास्ट का, वहां पे जो फेंसिंग लगा हुआ है उसको भी जांच करेगा। फेंसिंग अलोंग फुटपाथ के किनारे किनारे जो फेंसिंग लगा होता है उसकी भी जांच करेगा, और जो बेंच के किनारे किनारे जो फेंसिंग लगा होता है उसमें भी जांच करेगा। इसके अलावा और क्या देखेगा, यूज ऑफ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और कंडीशन ऑफ डंप, वो भी डंप भी यहाँ पे ये देखेगा। तो इतना सारा स्पेशल अटेंशन ये देख रहा है। अब आते हैं द सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन एट द कंप्लीशन ऑफ द शिफ्ट रिकॉर्ड विदाउट डिले the result of his inspection in a bound page book in a format specified for the purpose, and every such report shall be an accurate report of the inspection and shall include the following। मतलब बताया गया कि जैसे सरदार या सक्षम व्यक्ति का शिफ्ट पूरा हो जाता है तो बिना कोई देरी के जो भी उसने जांच किया है उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में उसको इंटर करेगा। स्पेसिफाइड फॉर्मेट क्या होता है आपको हम दिखाते हैं, वही फॉर्मेट वो इंटर करना है। और जो डिटेलिंग वो करेगा उसमें क्या डिटेलिंग करेगा, डिटेल्स रेफर्ड इन सबडिविजन 5 एंड 7। सबडिविजन 5 एंड 7 में क्या है जी, देखिए सबडिविजन 5 एंड 7 में है जो आप बताए थे अंडरग्राउंड के लिए बताए थे ना, चालकांति की दशा, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, गैस की मौजूदगी। और 7 में क्या ओपन कास्ट में बताए थे, लूज डेब्रिस वगैरह हो गया, ओवरहैंग, अंडरकट, फेंसिंग वगैरह। तो ये सब जांच वगैरह चीज वो वहां पे मेंशन करेगा। नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर ईच चार्ज, उसके अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं। सच इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्पस सिक्योरिंग सेफ्टी, कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया है वर्कर को शिफ्ट में, उसको भी वहां पे मेंशन करना है। डेट एंड टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, समय और दिनांक जो भी डेट को जांच किया उसको भी देखना है। सिग्नेचर ऑफ सरदार होना चाहिए, एंड द डेट एंड टाइम व्हेन द रिपोर्ट वाज रिटन। ठीक है, इंस्पेक्शन का तो टाइम रहेगा जब उसका शिफ्ट चालू है तब, लेकिन जब उसका शिफ्ट खत्म हो गया है, अब जो रिपोर्ट लिख रहा है, तो जब वो रिपोर्ट लिख रहा होगा शिफ्ट खत्म होने के बाद तो उसका भी डेट और टाइम जो है वहां पे मेंशन रहेगा। ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट में चार्जमैन होता है, वहां पे सरदार नहीं, चार्जमैन जनरली उसको बोलते हैं। तो अगर कोई सिंकिंग शाफ्ट है, शाफ्ट इन द कोर्स बीइंग संक, कई बार आपको बताया है रेगुलेशन में जब पढ़ा रहे थे, जब भी आपको रेगुलेशन में दिखे शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक का मतलब हमेशा क्या होगा, सिंकिंग शाफ्ट होगा। तो सिंकिंग शाफ्ट में जो सरदार होगा, चार्जमैन जिसको बोलेंगे, उसका काम थोड़ा सा कुछ अलग रहता है। उसका क्या होता है कि जो शाफ्ट बॉटम होगा, जो पिट बॉटम होगा ना सिंकिंग शाफ्ट का, उसका पूरा चार्ज सरदार के पास रहता है। इन हिज शिफ्ट, उसके शिफ्ट में और रिमेन इन द शाफ्ट व्हाइल द पर्सन एट द बॉटम द शाफ्ट, मतलब पूरा जो चार्ज शाफ्ट बॉटम को तो सरदार का ही चार्ज में है। प्लस अभी उसके पास एक क्या जिम्मेदारी है कि जब तक वहां शाफ्ट बॉटम में आदमी लोग काम कर रहा है ना, तब तक वहां उसको रहना है नीचे। ठीक है, रिमेन द शाफ्ट while person are at work at the bottom shaft, जब तक काम कर रहा है वर्कर तब तक आपको वहां रहना ही रहना है। एंड बी द लास्ट पर्सन टू ascend the shaft, और सबसे आखिर आदमी आप रहेंगे जो शाफ्ट के ऊपर जो है जाएंगे। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर का मतलब जब काम खत्म हो जाने के बाद जब कोई जाएगा तो सबसे आखिरी में ही आपको ऊपर जाना है, एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट, जब आपका शिफ्ट खत्म हो जाएगा तब। एंड इफ द शिफ्ट इज सक्सीडेड इमीडिएटली बाय अनदर शिफ्ट, अगर आपका जो शिफ्ट है, ठीक है, कंटिन्यूअस शिफ्ट चल रहा है, मैंने शिफ्ट के बाद एक और शिफ्ट आने वाला है, उस जगह को, बॉटम ऑफ द शाफ्ट को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि अगला पल्ली का जो रिलीवर है वो आपको आपसे चार्ज नहीं लेता, तब तक नहीं छोड़ना है। उसके बाद और क्या ध्यान देना है, आफ्टर ईच, ठीक है, ईच राउंड ऑफ शॉट्स एट द एवरी बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट एंड आफ्टर एवरी सीजेशन ऑफ वर्क इन द शाफ्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 2 hours, एग्जामिन द साइड्स ऑफ द शाफ्ट एंड रिमूव ऑल द लूज पीसेस बिफोर पर्सन आर अलाउड टू डिसेंड। मतलब क्या है कि जब भी ब्लास्टिंग होगा, सिंकिंग शाफ्ट में ब्लास्टिंग होगा ना जी, तो ब्लास्टिंग के बाद प्लस शिफ्ट का शुरुआती में, प्लस जब भी आपका जो काम है 2 घंटे से ज्यादा समय तक स्थगित रहता है, तब क्या करना है, शाफ्ट की जो साइड्स हैं, जो चारों यही बोलेंगे, जो सर्कुलर जो आपके साइड्स होगा ना, जैसे कि ये शाफ्ट हुआ, तो शाफ्ट का जो इस तरह का सर्कुलर वे में जो भी साइड्स होगा उसको बोलेंगे ना,
तो उसका जांच करना जी, शाफ्ट का साइड कप को जांच करना है। कब जांच करना है? ब्लास्टिंग के बाद, शिफ्ट का शुरुआत में, जब भी काम रुका 2 घंटे से ज्यादा समय तक, तब आपको जांच करना है। और जो भी लूज पत्थर वगैरह है उसको बाहर निकालना है, ये आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो है चार्जमैन का हुआ, यानी जो सरदार वगैरह जो होगा उसमें वो इसका काम रहेगा। सॉफ्ट बॉटम का पूरा चार्ज आपके अधीन रहेगा, ठीक है। जब तक लोग नीचे काम कर रहे हैं आपको भी रहना पड़ेगा, सबसे आखिरी में आप ही जाएंगे ऊपर। और अगर आपका शिफ्ट कंटिन्यूअस शिफ्ट चल रहा है, जब तक आपका अगला पली वाला सरदार नहीं आता तब तक अपना जो बॉटम ऑफ द शाफ्ट को छोड़ना नहीं है। जांच करना है 3 बार कम से कम, ठीक है। 3 बार तो कम से कम बोले हैं, अगर शिफ्ट में 4 बार ब्लास्टिंग होता है तो 4 बार तो खाली ब्लास्टिंग के बाद जांच करना पड़ेगा, प्लस आपको शिफ्ट का शुरुआत में भी जांच करना पड़ेगा, प्लस अगर काम रुका है 2 घंटा ज्यादा समय तक तब भी आपको जांच करना पड़ेगा। क्या जांच करना पड़ेगा? शाफ्ट का साइड्स, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशन 130, अवॉइडेंस ऑफ द डेंजर, खतरा ना होने देना। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, वीवीआई कई बार आया है सरदार ओवरमैन के एग्जाम में। अवॉइडेंस ऑफ डेंजर वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया है कि if at any time it is found by a competent person in charge of a mine, हम इसको काम करते हैं ना, नोट से पढ़ाते हैं। नोट से पढ़ाएंगे ना तो ज्यादा उसमें डायग्राम वगैरह बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल बता दे रहे हैं और अब शायद विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, हम आपको एक नोट से बताते हैं जिससे आपको ज्यादा इजी वे में और कम जो चीज रहेगा वो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाइएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन बाय सरदार, ये तो आपको बता चुके हैं। इस रेगुलेशन में 4 भागों में बांटा गया है एग्जामिनेशन बाय सरदार को। एक तो अंडरग्राउंड की जांच, ओपन कास्ट की जांच, रिपोर्ट राइटिंग और सिंकिंग शाफ्ट में जांच, है कि नहीं है। अंडरग्राउंड में तो आपको बता दिए हैं कि उसका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो रहेगा उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको काम करने में दिक्कत हो, ना ही उसको एडिशनल ड्यूटी देना है कि जिसको काम करने में कोई दिक्कत हो, ये भी सब बता दिए हैं। ओपन कास्ट में क्या चीज़ पे ध्यान देना है, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बता दिए, एग्जामिनेशन बाय सरदार बता दिए। अब ये अवॉइडेंस ऑफ डेंजर आता है, ये इंपॉर्टेंट स्पेशली हम बताया ना, इसको इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। कम कम वर्ड में आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। और उसमें क्या लिखा हुआ चीज था थोड़ा सा दिक्कत होता है, दिक्कत तो नहीं होता है पर वर्ड्स में आदमी थोड़ा कम याद जल्दी रहता है। रेगुलेशन 130, अवॉइडेंस ऑफ डेंजर, खतरा ना होने देना। तो पहला इसमें बात ही बोला गया है कि अगर, ठीक है, अगर किसी ने आपको बताया कि कहीं खतरा है या आप जांच कर रहे थे आपको ही पता चल गया कि खतरा है, यानी इफ डेंजर फाउंड, आप जांच कर रहे थे आपको खतरा मिल गया, या फिर आपको कोई बताया कि हाँ सर यहाँ पे खतरा है कि नहीं है, यही होगा ना। तो इफ डेंजर फाउंड और रिपोर्टेड द कंप्टेंट पर्सन चार्ज ऑफ माइन और डिस्ट्रिक्ट, यानी सरदार ओवरमैन को पता चलता है, कोई आदमी बताता है कि यहाँ पे खतरा है, या जांच करने के दौरान उनको ही पता चल जाता है कि यहाँ पे खतरा है, तो सबसे पहला जो काम होगा ना वो ये रहेगा कि विदड्रॉ ऑल पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये सीक्वेंस में आता है सवाल, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सीक्वेंस में आता है, सिलसिलेवार तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। सीक्वेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा एग्जाम में पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इन इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर इन सीक्वेंस ऑर्डर, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन फर्स्ट और लास्ट, ऐसा करके। इसलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर आपको कोई खतरा मिलता है या खतरा रिपोर्ट कोई कर देता है आपके पास, तो सबसे पहला काम ये होगा कि उस वहां जहाँ डिस्ट्रिक्ट या जहां से आपको खतरा मिला है सभी आदमी को बाहर निकालिए, सबसे पहला यही काम होगा। दूसरा काम, फेंस ऑफ सच माइन और डिस्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट पर्सन इनएडवर्टेंटली एंटरिंग, दूसरा काम है फेंसिंग लगा दीजिए उस जगह में। तीसरा काम होगा फिर मैनेजर या सेक्शन मैनेजर को रिपोर्ट कर देना, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए खतरा मिला है, हमने यहाँ पे फेंसिंग कर दिया है। तो 3 काम हमेशा याद रख लिए। पहला काम क्या है? पहला काम आदमी को बाहर निकालो, फेंसिंग करो और इन्फॉर्म करो अपने से ऊपर पदाधिकारी को, यानी क्या हुआ, यानी अपने असिस्टेंट मैनेजर को या मैनेजर को बताओ, ये हो गया। अब जो मैनेजर को पता चल चुका है, ठीक है, अब क्या करेगा मैनेजर? The measure shall make or a cause to be made by a competent person a careful examination of mine or district। अब मैनेजर को जो पता चल चुका है, अब मैनेजर खुद जांच करेगा सावधानी पूर्वक, या किसी और सक्षम व्यक्ति से जांच करवा लेगा जहां पे पता चला है कि वहां पे खतरा है। नो पर्सन एक्सेप्ट पर्सन फॉर इंक्वायरिंग इनटू द कॉज ऑफ द डेंजर और फॉर द रिमूवल ऑफ देयरऑफ फॉर एक्सप्लोरेशन बी रीएडमिटेड इनटू द माइन और डिस्ट्रिक्ट अंटिल द माइन और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड टू बी सेफ। अभी क्या है कि मैनेजर को पता लग चुका है कि यहाँ पे खतरा है कि नहीं, जांच करने के लिए तो भेज दिया, या खुद भी जा सकते हैं जांच करने के लिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब तक वहां से खतरा हटाकर उस जगह को सुरक्षित घोषित नहीं कर लिया जाता है तब तक कोई भी आदमी को उस जगह पे जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर किसी आदमी को भेजा जा रहा है, ठीक है, खतरा का कारण पता करने के लिए या फिर खतरा हटाने के लिए,
तो फिर वो आदमी जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कोई भी काम होगा जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर खतरा मिल गया है तो सबसे पहले आदमी हटाइए, फेंस कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर को, मैनेजर खुद जांच करेगा, जांच करवा लेगा। ठीक है, कोई भी आदमी उस जगह में तब तक नहीं भेजना है जब तक कि उस जगह में जांच करके सुरक्षित घोषित नहीं कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप खतरा का कान पता लगाने के लिए, खतरा हटाने के लिए, ठीक है, छानबीन करने के लिए अगर भेज रहे हैं आदमी को तो वो भेज सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग ऑफ सच एग्जामिनेशन, आप जब भेजेंगे तो उसका भी ये रिपोर्ट आपको लिखित में रखना होगा। आदमी भेजा ना, या तो भेजे होंगे खतरा हटाने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए खतरा के बारे में, तो उसका एक रिपोर्ट आपको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ द वर्क ऑफ रिमूविंग डेंजर इज सस्पेंडेड बिफोर द डेंजर इज रिमूव्ड। ठीक है, द माइन और डिस्ट्रिक्ट शैल बी सिक्योरली फेंस्ड ऑफ इफेक्टिवली टू प्रिवेंट पर्सन एंटरिंग देयरइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। बोला गया है इफ द वर्क ऑफ रिमूविंग द डेंजर इज सस्पेंडेड बिफोर द डेंजर इज रिमूव्ड। ठीक है, अगर खतरा हटाने का जो काम है उसको सस्पेंड कर दिए हैं, खतरा नहीं हटा है, खतरा हटाने का काम चल ही रहा था, मान के चलिए अब टाइम हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, टाइम क्या होगा, शिफ्ट वाइज हो रहा है, आदमी काम कर रहा है, तो मान लीजिए शिफ्ट खत्म हो गया, अब खतरा हटाने का काम पूरा नहीं हुआ, अभी खतरा नहीं हटा है पूरी तरह से, लेकिन अभी खतरा हटाने का काम अभी बंद हो गया, अब सब आदमी चला जा रहा है, शिफ्ट खत्म होगा, अगला आदमी जब हटाएगा। तो अगर आपका खतरा नहीं हटा है लेकिन खतरा हटाने का काम सस्पेंड हो गया ना, तो जगह को अच्छे से आपको फेंसिंग लगा के देना है जब तक कि ये खतरा हटाने का काम सस्पेंड रहेगा तब तक, मतलब फेंसिंग लगा के ही रखना है, जब तक खतरा नहीं हटेगा तब तक फेंसिंग लगाना है। खतरा हटाने के लिए आएंगे तो फेंसिंग तो हटा के ही करेंगे ना काम। अब मान के लिए खतरा पूरी तरह नहीं हटा है तो फिर जैसे ही खतरा जितना हटा उसके बाद जब जाने लगेंगे तो फिर से वापस से फेंसिंग कर देंगे ताकि कोई भी आदमी वहां घुस ना जाए। ठीक है, तो यही चीज वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज वहां पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ देख भी सकते हैं, इतना सारा डिटेल में लिखा भी हुआ था कि अगर किसी को मिलता है वहां पे खतरा तो इमीडिएटली क्या करेगा, विद्रॉ ऑल पर्सन फ्रॉम द माइन और डिस्ट्रिक्ट, और उसको जगह फेंस कर देगा ताकि कोई भी आदमी मतलब गलती से वहां पे घुस ना जाए। और फिर क्या करें, इन्फॉर्मेशन देना मैनेजर या सीनियर मैनेजर को, और मैनेजर खुद क्या है जांच करवा ले, खुद जांच करेगा या फिर किसी सक्षम व्यक्ति से जांच करवा लेगा, है कि नहीं है। अब कोई भी आदमी, ठीक है, इंक्वायरी करने को छोड़कर, डेंजर हटाने को छोड़कर, खोजबीन को छोड़कर कभी भी उस जगह पे या डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पे खतरा पाया गया उस जगह पे नहीं जाने दिया जाए कोई भी आदमी को। जब भी जांच करने जा रहा है इस तरह का जांच खतरा हटाने का काम, तो उसको लिखा जाएगा, तो हम बताएं अगर आपका खतरा हटाने का काम स्थगित हो गया है और खतरा नहीं हटा है तो उस खदान या उस डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से फेंसिंग कर देना है ताकि कोई भी आदमी गलती से भी उस जगह पे ना घुस जाए। जब तक ये खतरा हटाने का काम जो है स्थगित रहेगा तब तक वहां पे फेंसिंग लगेगा। अगर आपको ज्वलनशील गैस से खतरा पाया गया है, हानिकारक गैस से खतरा पाया गया है तो रेगुलेशन 166 लागू होगा। अगर आपको ज्वलनशील गैस बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग आग से खतरा मिला है तो रेगुलेशन 138 अप्लाई होगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं रेगुलेशन 131 वर्किंग एट हाइट। ठीक है, वर्किंग एट हाइट बहुत सारा डायग्राम बना के आपको यहाँ पे नोट्स में दिखा गया ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। बोला गया इसमें कि नो पर्सन शैल वर्क or travel on any ledge or footpath less than 1.5 meter wide from where he is likely to fall more than 1.8 meter unless he is protected by guardrails, fence or safety belt or rope suitably fixed sufficiently strong to prevent him falling। बोला गया कि ये केस है, बोला गया कि कोई ऐसा अड़खा है, कोई ऐसा रास्ता फुटपाथ है जिसका जो चौड़ाई है, देख रहे हैं ना, चौड़ाई लेस देन 1.5 मीटर है, इस रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर से कम थी और इससे नीचे गिरने का जो खतरा है वो 1.8 मीटर से ज्यादा है, तो उस जगह पे कार का आदमी को काम नहीं करने दिया जाएगा, है कि नहीं है। नो पर्सन शैल वर्क और ट्रैवल, ना ही काम करेगा ना ही उधर से गुजरेगा जिस फुटपाथ का रास्ता का जो चौड़ाई होगा वो 1.5 मीटर से कम हो और उससे नीचे गिरने की संभावना 1.8 मीटर से ज्यादा हो। कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि आप इसमें गार्ड रेल या फेंस नहीं दे। देखिए साइड में क्या दे दिया गया है, मान लीजिए गार्ड रेल दे दिए या फेंस दे दिए, है कि नहीं है। तब अगर 1.5 मीटर से कम भी अगर मान के चलिए आपका चौड़ाई है ना फुटपाथ का और 1.8 मीटर से ज्यादा गिरने का भी चांस है, तब भी आप काम पे लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक आपका गार्ड रेल, फेंस, सेफ्टी बेल्ट नहीं देते हैं तब तक किसी भी ऐसा फुटपाथ में जिसका चौड़ाई 1.5 मीटर से कम हो और उससे नीचे गिरने की संभावना 1.8 मीटर से ज्यादा हो, काम पे नहीं लगाना है। इजिली अंडरस्टूड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सर ईसीएल में आया था सर ये क्वेश्चन। हाँ, यही सबसे क्वेश्चन आएंगे ना, अब तो यही सबसे सारा सवाल आएगा, कुछ भी नहीं, सब रेगुलेशन से ही आता ज्यादातर। आता है रेगुलेशन 132 जनरल प्रिकॉशन, सामान्य सावधानियां। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है कि एवरी पर्सन
shall carefully examine his working place before commencing work and also at intervals during the shift। मतलब हर आदमी, सरदार ओवरमैन सब कोई अपना ड्यूटी कर रहा है, जांच कर रहा है, लेकिन हर आदमी स्वतः बोलते हैं ना कि अपनी जान की सुरक्षा खुद करे, यात्री बोलते हैं ना, तो उसी तरह बोला गया यहाँ पे भी कि हर कोई, चाहे वो जनरल मजदूर हो, सपोर्ट वाला हो, डीलर वाला हो, हर कोई आदमी काम करने से पहले और जब आप काम कर रहे होंगे उस दौरान कुछ कुछ अंतराल पे आपको अपना जो जगह है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, सावधानी पूर्वक जांच कर लेना है। ठीक है, जांच कर लेना है सावधानी पूर्वक जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे काम करने से पहले। उसके बाद बोला गया कि वेयर सेवरल पर्सन आर वर्किंग टुगेदर, जहां पर एक साथ कोई एक जगह है वहां पे कई सारे लोग सब कोई मिलके साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिलिंग कर रहे हैं तो 3 ठो आदमी मिलके काम कर रहे हैं ना जी, या फिर सपोर्ट लगा रहे हैं तो सपोर्ट में चलिए 5 ठो आदमी दे दिए, तो वहां पे मिलके एक ही जगह पे सब कोई काम कर रहा है। तो बोला गया कि ऐसा जगह में जहाँ पे सेवरल पर्सन आर वर्किंग टुगेदर, उस केस में वन ऑफ देम इन चार्ज द एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड शैल बी मेड बाय द पर्सन इन चार्ज। तो ऐसा जगह पे जहाँ पे एक इकट्ठा कई सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से कोई एक आदमी जो होगा ना, वो जो बोले ना कि काम करने से पहले एक बार जांच कर लेना है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वो जो काम है, जो जांच करने का काम है, ऐसा नहीं कि सब मिलके काम करने लगे। बोला रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि काम करने से पहले सबको जांच करेगा, हम भी जांच करेंगे, बोलेगा हम भी जांच करेंगे, बोलेगा हम भी जांच करेंगे, तो पता चलो सब जांच ही कर रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा केस में क्या होगा, जहाँ इकट्ठा लोग काम कर रहे हैं ना एक साथ, तो उसमें एक ही आदमी जो होगा वो ऐसा जांच करेगा काम करने से पहले। अगर इफ डेंजरस कंडीशन इज, अगर जांच करने में आपको कोई खतरा दिखाई देता है, खतरा दिखाई देता है, तो सबसे पहला कुछ नहीं, सबसे पहला काम कीजिए, स्टॉप ऑल द वर्क एट दैट प्लेस, सभी काम वहां बंद कीजिए। खतरा दिखा है, सरदार को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, काम बंद कर दीजिए। और काम बंद करने के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ आप उचित स्टेप ले सकते हैं उस खतरा हटाने के लिए तो आप लीजिए, नहीं तो आप ऑफिशियल को या जो भी आपका चार्ज है सरदार ओवरमैन, उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। मान के चलिए आग लग गया, कहीं आग लग गया आपके डिस्ट्रिक्ट में, अब मान के चलिए आप बोलिएगा कि खतरा तो है आग, अब बोलेंगे नहीं नहीं आग लग गया है तो हम खतरा नहीं हटाएंगे, हम जाएंगे पदाधिकारी को बताएंगे, और पदाधिकारी है आके 4 पिलर 5 पिलर 10 पिलर दूर, अब उसको बताने के लिए अब जाइएगा उतना दूर, तब तक तो आग जो छोटा था अब तो और ज्यादा व्यापक हो गया होगा, आग तो फैलता है। इसलिए बोला गया है कि अगर आपको खतरा दिखाई देता है और आपको लग रहा है कि आप कुछ कदम लेकर उस खतरा को हटा सकते हैं तो पहले तो वही लीजिए, नहीं हो पाएगा तो सीधा ऑफिसर को जाके इन्फॉर्म कर दीजिए, ऑफिशियल को। ठीक है, समझ में आ गया। बोला गया कि एवरी पर्सन कटिंग कोल एंड एवरी पर्सन ऑपरेटिंग कोल कटिंग मशीन इंश्योर दैट डायमेंशन ऑफ दैट प्लेस डज नॉट एक्सीड द डायमेंशन स्पेसिफाइड इन, ये सब कंटिन्यूअस माइनर के वाला ऑपरेटर के लिए है। बोला गया कि अगर कंटिन्यूअस माइनर ऑपरेटर जो अगर मशीन चला रहा है तो इस तरह से जो है कोयला काटेगा, जिससे रेगुलेशन में जो बताया गया है कि आपका 4.8 मीटर गैलरी होना चाहिए, 3 मीटर जो है इतना होना चाहिए, तो वो सब चीज मेंटेन, मतलब रेगुलेशन में जो भी डायमेंशन ऑफ गैलरी बताया है ना उतना रखना है, ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे आते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रिकॉशन नहीं है। नो पर्सन शैल कैरी और परमिटेड टू कैरी एनी लोड अलोंग अ रोड और फुटपाथ हैविंग रिलेशन 30 डिग्री और मोर, ऐसा कोई सा भी रास्ता जहां का ढाल 30 डिग्री या उससे ज्यादा है वहां पे कोई भी आदमी लोड लेकर नहीं चलेगा, लोड लेकर नहीं चलेगा। बिना लोड लेके चल सकता है, बिना लोड लेके तो चल ही सकता है, स्टीप वर्किंग में बताया था ना, लोड लेके तो चल ही सकता है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फुटपाथ है जहां पे लोड लेके चलते हैं हम लोग, कोई ऐसा फुटपाथ जहां पे लोड लेकर चला जाता है आदमी के द्वारा, उसका चौड़ाई कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। लोड लेके चलना ऐसे चलना में अंतर है, जहां लोड लेके चल रहे हैं कम से कम चौड़ाई जो है 1 मीटर होना चाहिए। अभी हम इससे पहले जो रेगुलेशन बताए थे ना, उसमें क्या बताए थे जस्ट कि कोई ऐसा रास्ता, ठीक है, जिसमें जो चौड़ाई है 1.5 मीटर से कम हो और उससे नीचे गिरने का खतरा 1.8 मीटर से ज्यादा हो, नहीं उधर से चलना है ना ही लोड लेके चलना है, मतलब काम नहीं करना है ना ही काम करना है, लोड का बात ही नहीं था, ना काम करना है ना चलना है, यहाँ पे बात है लोड का कि आदमी को लोड लेकर ही चलना है। तो उस केस में कम से कम जो चौड़ाई होगा फुटपाथ का 1 मीटर होगा, और जो अगर ढाल है, ढाल तो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, जस्ट अभी पढ़े ना, लोड लेकर चलने वाला जो रास्ता होगा 30 डिग्री या उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, लिखा ही था ना भी जस्ट, है कि नहीं है, तो 30 से कम हो सकता है। तो बोला गया कि जैसे ही आपका जो ढाल है फुटपाथ का वो 15 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, 15 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, ठीक है,
15 डिग्री और उससे ज्यादा, एक सेकंड क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग एट हाइट है, यहाँ पे नोट्स में 15 डिग्री लिख दिया गया है। एक बार आपको अच्छे से बताते हैं जनरल प्रोविजन में क्या है। एवरी पर्सन यहाँ पे है 15 डिग्री एक्सीड है, 15 डिग्री नहीं है, थोड़ा इसको काट दीजिएगा, ये वाला पोर्शन। ग्रेटर देन 15 डिग्री है, ठीक है, एक्सीड मतलब 15 डिग्री तक जो है तब तक कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 15 डिग्री से ज्यादा हुआ तो फिर आपको स्टेप्स देना पड़ेगा। तली काट के देख रहे हैं ना, इस तरह से स्टेयर टाइप का देना पड़ेगा। और जो सीढ़ी जो होगा इसका इस तरह से जो ऊंचाई होगा ना, वो मैक्सिमम 0.8 मीटर, मैक्सिमम कितना 0.18, दिख रहा है ना, मैक्सिमम 0.18 का मतलब 18 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होगा ना इसका इस तरह से, वो 0.35 सेंटीमीटर, ये मिनिमम है। सर ये जो फुटपाथ हाँ, है ये अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों के लिए है? सबके लिए, यस सर। ठीक है, जनरल प्रिकॉशन बताए तो 1 मीटर कम से कम कोई रास्ता इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये तो आपको पता ही है कि ये 1 मीटर है कम से कम, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन बोल दिया है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द बैक। एज क्या होगा, किनारा, और बैक का मतलब ये किनारा से लेके बैक तक ये कितना होगा 0.35, मतलब 35 सेंटीमीटर कम से कम होगा। ये वाला पोर्शन कम से कम 18 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम 0.18 मीटर होगा, क्योंकि ये ज्यादा रहेगा तो दिक्कत होगा ना ज्यादा चलने में। ये वाला ऊंचाई जो है अधिकतम है, और ये वाला जो चौड़ाई है वो मिनिमम है। दोनों याद रखिए, मैक्सिमम एक मिनिमम है कि नहीं है। सर जो 1.5 वाला था वो कॉलेज का चौड़ाई वाला, मतलब रास्ते की चौड़ाई वाला, 1.5। हाँ वो जिसमें 1.8 मीटर से ज्यादा गिरने का खतरा था। तो उसमें सर जो साइड में जो वो देना था, फेंसिंग देना था, तो सर अगर 1.5 से ज्यादा चौड़ा होता है तो बिना फेंसिंग के चल सकते हैं? हाँ, मतलब वो गिरने का खतरा उतना ही हो 1.8 ही, लेकिन 1.5 से ज्यादा हो तो बिना फेंसिंग के चल सकते हैं? बिल्कुल, रेगुलेशन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं आप, यस सर। है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। और देख लीजिए यहाँ पे गैंग प्लैंक्स है, लकड़ी वाला जो है, लकड़ी वाला जो लोडिंग के लिए अगर हम लोग चल के आते हैं तो फुटपाथ के रूप में उसको नहीं माना जाएगा। लकड़ी वाला रहता है ना, इस तरह से पटरा पटरा बना देते हैं, तो उसको चलने वाला जो फुटपाथ का भाग नहीं माना जाएगा। याद क्या रखना है, मिनिमम चौड़ाई कितना होना चाहिए, जहां पे लोड लेकर चलते हैं 1 मीटर, ठीक है। कितना से ज्यादा ढाल हो जाने पे हम लोग लोड लेके नहीं चलेंगे, तो आंसर क्या होगा 30 डिग्री। जस्ट पढ़े ना अभी, सर 30 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री और उससे ज्यादा, ठीक है, 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। 30 डिग्री होगा कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि 15 डिग्री तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 15 से ज्यादा हुआ यानी 16 हुआ, 20 हुआ, तो उस केस में आपको ना रास्ता सीधा नहीं रखना है, अब रास्ता में इस तरह से सीढ़ी देना है। जब 15 डिग्री से ज्यादा होगा तब तो सीढ़ी बनाइएगा। तो जो वर्टिकल हाइट होगा स्टेप का, वर्टिकल हाइट स्टेप का इसको बोल रहे हैं, ये वाला वर्टिकल हाइट सबके लिए 0.18, और इधर का जो डिस्टेंस है एज टू द बैक वो 0.35 होगा। ये हुआ आपका कंप्लीट रेगुलेशन, और ये माइन सपोर्ट लगभग हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग वेंटिलेशन डिस्कस करेंगे।